हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं, कंप्यूटर बेसिक्स। मोस्टली स्टूडेंट्स जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देते हैं लेकिन वो कंप्यूटर की बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन फिर भी उनको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो 5 नंबर के आएँ चाहे 10 नंबर के आएँ। और जो जनरली कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो उनसे बेसिक्स ही पूछे जाते हैं मोस्टली। तो मैं जो सेगमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ वो बेसिक्स हैं, कंप्यूटर बेसिक्स। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। मैं रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगा और ये वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे जिनको हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। तो आप सब इसको ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को शेयर लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं ज़्यादा काम करूँगा। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा तो मैं आपके लिए ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मेरा भी होना चाहिए ना, ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूँ, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए, अपने फ्रेंड्स का भी बोलिए, वो भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बेसिक्स में सबसे पहला ही जो हमारे पास आता है वो आती है कंप्यूटर की डेफिनेशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट द डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। मतलब यूज़र से हम डाटा लेते हैं, एज इनपुट एक्सेप्ट करवाते हैं, उसे वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस इट एंड गिव्स अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, और हमें एक आउटपुट देता है। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दो वर्ड अलग अलग यूज़ किए हैं, एक तो डाटा यूज़ किया और एक इन्फॉर्मेशन। मतलब डाटा का मतलब यहाँ पे एक ऐसी डाटा का मतलब एक ऐसे नंबर, स्टेटिस्टिक्स, फिगर्स वगैरह हो गई जिनका कोई अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं है, जो एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जाता है ना, रॉ गुड्स जाते हैं और फैक्ट्री में फिर उनको तैयार करके इम्पोर्टेंट गुड्स में तैयार किया जाता है, यूज़फुल गुड्स में तैयार किया जाता है। वैसे ही कंप्यूटर में जो हम डाटा फीड करते हैं, मतलब डाटा कह रहा हूँ मैं, रॉ मटेरियल जो भी हम बेचते हैं, तो वो एक रॉ मटेरियल होता है, रॉ डाटा होता है। तो कंप्यूटर से प्रोसेस करता है, उसके बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट होता है, जिसे हम आउटपुट कह सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन वर्ड मैंने यूज़ किया एक अप्रोप्रिएट डाटा के लिए, एक इम्पोर्टेंट डाटा के लिए, जबकि सिंपल डाटा वर्ड मैंने यूज़ किया उस डाटा के लिए जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा आपका इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन, कंप्यूटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेकंड, व्हाट इज़ डाटा। डाटा कैन बी फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स, नंबर एक्सेट्रा दैट हैव नो एप्रोप्रिएट मीनिंग। तो डाटा कोई भी फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, जिनका कोई अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं है, उसको हम डाटा बोलते हैं। और फिर इंफॉर्मेशन क्या है, अगला क्वेश्चन यही है कि इंफॉर्मेशन क्या है। फिर इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड डाटा दैट कैन हैज़ एन अप्रोप्रिएट मीनिंग। तो इन्फॉर्मेशन, अगर हम डाटा को प्रोसेस कर देते हैं, उसके बाद जो हमें डाटा मिलता है प्रोसेसिंग के बाद, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं और उसका एक अप्रोप्रिएट मीनिंग होता है। ठीक है, वो यूज़फुल होता है हमारे लिए, क्योंकि इनपुट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इनपुट तो भेजी गई है, हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट इन्फॉर्मेशन है और इनपुट जो हमने भेजा था वो डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोसेसिंग। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा है कि प्रोसेसिंग के बाद ही डाटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग इज द सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर टू कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर कुछ स्टेप्स परफॉर्म करता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, उन सेट ऑफ स्टेप्स को हम प्रोसेसिंग बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए है। मतलब नर्सरी तो नहीं होंगे, खैर सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों के लिए है। और ये क्वेश्चन तो आगे तक चलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन।
तो हमें पता होना चाहिए। अब एडवांस लेवल तो आप तभी करोगे ना कंप्यूटर में भी, जब आपको कंप्यूटर के बेसिक्स क्लियर होंगे। तो कंप्यूटर के बेसिक्स तो चाहिए चाहिए कुछ भी एडवांस करने से पहले, अगर आपकी कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है तो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कंप्यूटर में कोर्सेज कर भी लेते हैं, BCA MCA कर लेते हैं, BTech MTech कर लेते हैं, वो भी इन क्वेश्चंस का जवाब देने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं। तो उनके लिए बेटर क्वेश्चंस हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? ALU जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड इज मेमोरी यूनिट। थर्ड इज मेमोरी यूनिट। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ पर नहीं है। कई एक पेपर में पूछा गया था कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे बच्चों के लिए ये चीज़ सेम है, मैं भी कहता हूँ ये सेम है, लेकिन फिर भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो डिफरेंस तो है। डिफरेंस क्या है कि मेमोरी को हम जनरली टेम्पररी कहते हैं और स्टोरेज को हम परमानेंट कहते हैं। मतलब मेमोरी में भी हम डाटा स्टोर कर सकते हैं लेकिन वो टेम्पररी स्टोर होता है, और स्टोरेज के अंदर जो डाटा होता है वो आपका परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज, हाँ मैंने कंपोनेंट बताया आपको, 3 कंपोनेंट्स हैं CPU के। ALU जिसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU है कंट्रोल यूनिट, और थर्ड इज मेमोरी यूनिट। तो CPU अपनी जितनी भी प्रोसेसिंग्स करता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू करता है। कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग्स होती हैं वो ALU के थ्रू होती है, जबकि जितने भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं, कंट्रोलिंग का काम होता है, वो हमारा CU करता है। ठीक है, कई बार इसको हम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट भी बोल देते हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। एंड थर्ड इज मेमोरी यूनिट जो डाटा को टेम्पररी स्टोर रखती है, क्योंकि प्रोसेसिंग करने के लिए डाटा स्टोर करना पड़ेगा। तो जो आपका रॉ डाटा है जिसको हमने इनपुट बोला है वो भी स्टोर करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग के बाद जो इंटरमीडिएट डाटा आएगा वो भी स्टोर करना पड़ेगा, और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद जो आउटपुट डाटा होगा हमारा इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं वो भी हमारा मेमोरी में स्टोर होगा। मतलब जब हम आउटपुट लेंगे तो वो मेमोरी में से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो ALU डज ऑल द प्रोसेसिंग। तो इन CPU, ये मेरा 6th क्वेश्चन था यही, ALU डज ऑल द प्रोसेसिंग इन CPU। कोई आपसे पूछ ले कि तीनों कंपोनेंट्स में से प्रोसेसिंग कौन करता है, वो ALU करता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, CPU प्रोसेसिंग स्पीड इज मेजर्ड इन MIPS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि CPU की प्रोसेसिंग स्पीड किस में मापी जाती है। तो CPU की प्रोसेसिंग स्पीड मापी जाती है MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में वो कितनी इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में वो कितनी इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोसेस कर सकता है, वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंटर रिजोल्यूशन। प्रिंटर रिजोल्यूशन इज मेजर्ड इन DPI, डॉट्स पर इंच। प्रिंटर का रिजोल्यूशन जनरली हम DPI में मापते हैं, डॉट्स पर इंच में। नेक्स्ट इज डायनामिक रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड एवरी 10 to 100 मिली सेकेंड्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग जगह से पढ़ा है, कुछ बुक्स बता रही हैं 2 मिली सेकेंड्स, कुछ बता रही है 10 to 100 मिली सेकेंड, लेकिन मैंने गूगल गुरु, जो हमारे गूगल गुरु जी हैं, मैंने उनकी रेफरेंस से लिया है, वहाँ पे मुझे मिला था कि 10 to 100 मिली सेकेंड होता है। तो ये तो बात है कि हमारे पास 2 टाइप की रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है और डायनेमिक रैम होती है। स्टैटिक रैम को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डायनेमिक रैम को रिफ़्रेश करना पड़ता है, टाइम चाहे जो भी हो। लेकिन मैंने यहाँ पे 10 to 100 मिली सेकेंड लिखा है, तो आप इसको याद रखिएगा। जनरली डायनामिक रैम में ऐसा क्यों होता है, रिफ़्रेश करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि डायनामिक रैम में जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं वो कैपेसिटर रहते हैं, और कैपेसिटर्स को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए डायनामिक रैम को रिफ़्रेश करने की जरूरत हमें पड़ती है, जबकि स्टैटिक रैम्स में ओनली फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कैश मेमोरी। कैशे, कुछ लोग इसको कैशे मेमोरी बोलते हैं, कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी वो होती है जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी बोलते हैं। स्टूडेंट्स हमने रैम भी पढ़ी, जो हमारी सेमीकंडक्टर्स मेमोरीज हैं वो है रैम, रोम, कैशे मेमोरी। रैम, रोम और कैशे में बात की जाए तो कैशे मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर आपके पास पेपर आ जाए और पेपर में फास्टेस्ट मेमोरी पूछी जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, वहाँ पर रैम भी है, रोम भी है और कैशे भी है,
तब तो हम कैशे मेमोरी लगाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, रैम, रोम, कैशे एंड रजिस्टर, तो हम रजिस्टर को फास्टेस्ट मेमोरी कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो रजिस्टर्स होते हैं वो आपके प्रोसेसर के खुद के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, तो वहाँ से जल्दी डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है प्रोसेसर को प्रोसेसिंग करने के लिए। तो उस दौरान अगर रजिस्टर भी वहाँ पे अवेलेबल है तो रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, अगर नहीं है तो कैशे मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट DDR की फुल फॉर्म है DDR रैम, जो होती है हमारे पास डबल डाटा रेट रैम बोलते हैं। ठीक है, डाटा इसमें डबल स्पीड से ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसे DDR बोलते हैं। जो भी नए नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें DDR रैम यूज़ होती है। पहले DDR रैम नहीं होती थी पहले SRAM यूज़ होती थी, सिंपल 1 इंच। तो रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1 इंच आपका 72 पिक्सल्स के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 1 इंच इज इक्वल टू 72 पिक्सल्स। और हर एक पिक्सल की बात करें तो एवरी पिक्सल हैज़ 20 ट्रिप्स। एक पिक्सल में 20 ट्रिप्स होते हैं, 20 ट्रिप्स। तो यहाँ पे 72 है, तो 72 पिक्सल्स को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1440 ट्रिप्स। ये मैंने माइनस लिखा हुआ है, माइनस नहीं है, यहाँ पे आपने इक्वल साइन लगाना है। तो 1 इंच इज इक्वल टू 72 पिक्सल्स इज इक्वल टू 1440 ट्रिप्स। नेक्स्ट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मैंने स्टूडेंट्स अभी बताया भी था आपको, हमारी जो मेमोरीज होती हैं, जो टेम्पररी तो नहीं, जो हमारी मेमोरी जो कंप्यूटर में ज़रूरी होती हैं, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो हमेशा कंप्यूटर को चाहिए ही। सेकेंडरी मेमोरी चाहे आपके कंप्यूटर में है या नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को बूट करने के लिए प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर पे होनी ही चाहिए। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आ जाती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है अगर हम सिर्फ बूटिंग की बात करें तो। ठीक है, तो अगर हम उसको सिर्फ स्टार्ट करने की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि रैम में वो प्रोसेस रहते हैं जो आपके स्टार्ट होते हैं, जो भी आपके प्रोसेस एक्टिव होते हैं वो रैम में रहते हैं। और रोम में स्टार्टिंग में जो बायस होता है, बायस सिस्टम होता है, वो आपका रोम के अंदर होता है। तो ये रैम और रोम मेरी प्राइमरी मेमोरीज है। तो उनमें से अगर हम रैम की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, रीड ऑब्लिक राइट मेमोरी, क्योंकि ये रीड करने के में काम आती है। अगर मुझे कुछ रीड करना है मेमोरी में से, और अगर मुझे कुछ लिखना है, तब भी हम राइट मेमोरी का यूज़ करते हैं, इसका रैम का यूज़ करते हैं। तो रीड राइट मेमोरी इन विच द डाटा गेट्स इरेज्ड व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। रैम में जो डाटा रहता है आपका तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करोगे तो रैम में जो भी डाटा था वो आपका इरेज हो जाएगा कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के साथ साथ ही। ठीक है, सेकंड इज रोम। रोम की बात करें अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और रैम को हम टेम्पररी कहते हैं, जबकि रोम को हम परमानेंट कहते हैं। रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, VOLATILE, वोलाटाइल। रैम मेमोरी मेरी वोलाटाइल होती है, जबकि रोम मेमोरी मेरी नॉन वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब है कि जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे, पावर स्विच ऑफ करेंगे, डाटा मेरा इरेज हो जाएगा, जबकि नॉन वोलाटाइल में डाटा मेरा परमानेंटली रहता है। तो रोम को हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, जबकि रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो रैम हमारे पास 2 टाइप की होती है। 14th क्वेश्चन है स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। मैंने भी आपको बताया था कुछ टाइम पहले, दोनों ही तरह की रैम यूज़ होती हैं, बस फ़र्क ये है कि डायनेमिक रैम को हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है कुछ मिली सेकेंड्स में, जबकि स्टैटिक रैम को हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। स्टैटिक रैम में जनरली फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप्स, FLIP फ्लिप, FLOPS फ्लॉप्स, जबकि डायनेमिक रैम में कैपेसिटर्स होते हैं, और कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए हमें चार्ज करना पड़ता है, इसलिए ये रिफ़्रेश करनी पड़ती है। रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, द डाटा डज नॉट गेट इरेज व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो रोम में डाटा कभी भी इरेज नहीं होता चाहे हम पावर को स्विच ऑफ करें। और इसमें डाटा लिखा कब जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। जब रोम को मैन्युफैक्चर किया जाता है उसी टाइम पे इसमें एक प्रोग्राम लिखा जाता है, इसे प्रोग्राम किया जाता है। तो और उस प्रोग्राम को बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? बायस। मैंने भी आपको बताया था बायस। बायस की फुल फॉर्म है, बायस को लिखते कैसे हैं? BIOS।
बायस। और बायस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आज का मैं डाटा यही आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आगे अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे।